हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसके ट्यूटोरियल। लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट आ रही है पीएससी और डिप्लोमा होल्डर कैंडिडेट के लिए आरसीएफएल यानी कि राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की तरफ से, जो कि एक नवरत्न कंपनी है और ये एक प्रकार का पीएसयू है जिसे हम लोग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बोलते हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अंडरटेकिंग है। इस नोटिफिकेशंस के बारे में हम सभी लोग आज की इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे कि किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसीज को रिलीज की गई है, कौन कौन से एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस वाले कैंडिडेट को फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं, कब से कब तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और इसमें क्या रहती है सिलेक्शन प्रोसेस, कितने स्टेजेज में होती है सिलेक्शंस। इन सभी चीज़ों के बारे में हम सभी लोग आज के इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। साथ ही साथ हम लोग समझेंगे एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने में कितने फी लगेंगे, एज लिमिट क्राइटेरिया क्या रहने वाली है और भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो कि एक सीरियस एस्पायरेंट को जाननी चाहिए, सब कुछ समझेंगे। और लास्ट में बात करेंगे इस एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में भी और रिसोर्सेस के बारे में भी। इसीलिए आप सभी लोग इस वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल होने वाली है। एक ही वीडियो से आप पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन को समझ पाएंगे बहुत ही बेहतर ढंग से। तो चलिए बिना देर किए आज की इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। इस YouTube चैनल पे अगर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो वीडियोस को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ। तो चलिए बिना देर किए हम लोग आज के इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के बारे में। ऑलरेडी हमने आप सभी को बता दिया है कि ये जो है एक प्रकार का क्या है, नवरत्न कंपनी है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अंडरटेकिंग है। बिना देर किए जो है हम लोग सीधा मूव करते हैं, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो वैकेंसीज को रिलीज की गई है फॉर द पोस्ट ऑफ ऑपरेटर ट्रेनी के पोस्ट के लिए वैकेंसीज को रिलीज की गई है। केमिकल, ठीक है, ऑपरेटर केमिकल ट्रेनिंग के पोस्ट के लिए वैकेंसीज को रिलीज की गई है। टोटल जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो है 188, जिसमें से अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 85 पोस्ट के लिए वैकेंसीज है, एससी के लिए 18 है, एसटी के लिए 17 है और ओबीसी एनसीएल के लिए 50 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 18 है। तो आपने देख लिया अपना अपना कैटेगरी वाइज जो है कितना कितना वैकेंसीज को रिलीज की गई है यहाँ पे। इसी के साथ हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को हम लोग यहाँ पर समझते हैं। देखिए यहाँ पर अब हम लोग बात करने वाले हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बारे में, एक्सपीरियंस के बारे में, एज के बारे में, यानी कि पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में हम लोग समझेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का जो कट ऑफ डेट है जो काउंटिंग की जाएगी वो आपका क्लियरली यहाँ पर मेंशन है कि 1 यानी कि 1 फरवरी 2026 जो है रखी गई है। ये जो पोस्ट है ऑपरेटर केमिकल ट्रेनी, इसके लिए जो है बेसिकली यहां पर फुल टाइम रेगुलर अगर आपने बीएससी किया हुआ है केमिस्ट्री से, केमिस्ट्री एज एन मेन सब्जेक्ट आपका रहा है, डिग्री फ्रॉम यूजीसी एआईसीटी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या इंस्टीट्यूशंस विद फिजिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट ड्यूरिंग एनी ऑफ द 3 years कोर्स ऑफ बीएससी डिग्री एंड पासिंग ऑफ द नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग यानी कि एनसीवीटी को अगर आपने पास किया है तो इन द अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट, तो आप जो है दैट इज की एओ जो होता है सीपी ट्रेड, तो आप जो है फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होते हैं। द एनसीवीटी इन एओसीपी ट्रेड इज नेसेसरली टू बी कंप्लीटेड आफ्टर पासिंग ऑफ बीएससी केमिस्ट्री डिग्री, ठीक है, ये होना चाहिए, तभी आप फॉर्म को अप्लाई करने के लिए जो है एलिजिबल होंगे। साथ ही साथ आपका बीएससी में जो है मिनिमम 55% मार्क्स होना चाहिए इन लास्ट ईयर ऑफ एवरेज एग्रीगेट ऑफ लास्ट 2 सेमेस्टर का ऑफ बीएससी केमिस्ट्री डिग्री। तो ये कंडीशंस को अच्छे से देख लीजिएगा। साथ ही साथ बहुत सारे केमिस्ट्री वाले जो कैंडिडेट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पीएसयू क्रैकर्स बैच में हो या पीएसयू टारगेट बैच में हो या आप नॉर्मल भी जो बहुत सारे बैचेज चलते हैं उसमें भी बहुत सारी कंप्लेंट रहती है कि सर पीएसयू में जब वैकेंसी जाती है तो उसमें एज लिमिट को लेकर के रिस्ट्रिक्शंस रहता है। जैसे कि अभी एचपीसीएल में जो वैकेंसीज को रिलीज की गई है इसमें मैक्सिमम एज लिमिट जो रखी गई है वो 25 ईयर्स रखी गई है, जो कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एज लिमिट को लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट को जो है यहाँ पर छुटकारा मिलने वाला है, यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट को मौका मिलने वाला है यहाँ पर एग्जामिनेशन देने के लिए जिन्होंने बीएससी केमिस्ट्री से किया हुआ है। फॉर अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 30 इयर्स का एज लिमिट रखी गई है, जो कि बहुत अच्छी बातें हैं।
फॉर एससी और एसटी कैटेगरी के लिए 35 ईयर्स है, फॉर ओबीसी के लिए 33 ईयर्स का है, और एडिशनल कंसेशंस फॉर एक्स सर्विसमैन के लिए मिलेगा। ठीक है, और ये सभी बातें आप लोगों ने देख लिया, क्लियर हो गई बातें। तो ये हो गई कहानी पूरा बीएससी वाले कैंडिडेट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के। इसी के साथ हम लोग जब आगे बढ़ेंगे यहाँ पर अब, तो यहाँ पर क्वालिफिकेशंस दूसरा भी दिया गया है कि अगर आपने फुल टाइम रेगुलर 3 इयर्स का डिप्लोमा किया हुआ है इन केमिकल इंजीनियरिंग में या टेक्नोलॉजी में फ्रॉम यूजीसी एआईसीटीई रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से, एंड सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर का आपने जो है BOAT, ठीक है, ये बेसिकली क्या होता है, ये आपका बेसिकली अप्रेंटिसशिप एक्ट होता है, अप्रेंटिसशिप आपने किया हुआ होता है, यही है यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, BOAT बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, ये बेसिकली ये बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप एक्ट होता है, ऐसा ही कुछ इसका होता है बेसिकली फुल फॉर्म। तो आपने अगर अप्रेंटिसशिप किया है बेसिकली 1 ईयर का, तो आप फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होते हैं। एक बार इसको चेक भी कर सकते हैं आप सभी लोग गूगल पे, अभी डायरेक्टली एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद वही होता है, बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप एक्ट ही होता है। तो इसको आप लोग एक बार देख सकते हैं, अप्रेंटिसशिप ट्रेनी होता है बेसिकली, बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनी। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि द कैंडिडेट विथ HSC साइंस जो है बैकग्राउंड, ये वाले चीज़ों को देख सकते हैं। तो ये बेसिकली एक तरह के 1 ईयर का अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है, तो यहाँ पर आप फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस वगैरह सब दी गई है पूरा अच्छे से डिटेल में, एज लिमिट क्राइटेरिया के बारे में बताई गई है। 4 ईयर के सेमेस्टर का 3.5 ईयर सेमेस्टर विल फिल विथ फुल टाइम एंड रेगुलर टेक्नोलॉजी, ये सब चीज़ें देख लीजिएगा अपने अपने अकॉर्डिंग। इसके बाद रिजर्वेशंस एंड जो है ये सभी चीज़ें मिलेगा ही एज लिमिट वाले कैंडिडेट के लिए, और सब कुछ में रिजर्वेशंस है, इसमें अप्लीकेबल है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर कि डेट ऑफ रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी, वो हमने बता ही दिया है कि 1 फरवरी 2026 से। और एप्लीकेशन फ़ी जो रखी गई है इस एग्जामिनेशन के लिए, आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि 700 रुपीज़ रखी गई है, और प्लस में बैंक चार्जेज एप्लीकेशन अप्लीकेबल जो है ना, टैक्स GST वगैरह सब पे करना होगा। ठीक है, ये बातें यहाँ पर बताई गई है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेचर ऑफ जॉब कैसा रहने वाला है। तो देखिए, ऑपरेटर केमिकल ट्रेनिंग के पोस्ट के लिए वैकेंसीज को रिलीज की गई है। ठीक है साथियों, अब यहाँ पे ये जो जॉब है ना, ये रिक्वायर करता है वर्किंग इन रोटेटिंग शिफ्ट्स इंक्लूडिंग नाइट शिफ्ट भी हो सकता है, एंड द सेलेक्टेड कैंडिडेट में बी पोस्टेड इन एनी प्लांट डिपार्टमेंट और इरेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर। ठीक है, ऑल्सो दिस जॉब रिक्वायर्स हाई लेवल ऑफ फिजिकल फिटनेस फॉर हैवी नेचर ऑफ जॉब्स विथ इंक्लूड्स लिफ्टिंग ऑफ इक्विपमेंट, valve ऑपरेशन एक्सेट्रा। द वर्कलोड इज हैवी इन नेचर। द कैंडिडेट इफ सेलेक्टेड provisionally selected would be required to meet the medical and physical fitness standard for these posts, filling which they shall be considered ineligible and not qualifying the criteria। मतलब थोड़ा सा ये जॉब जो है कह सकते हैं हैवी लोड वाला जॉब है। ठीक है, सैलरी वगैरह के बारे में हमने आपको बता ही दिया है, यहाँ पर बेसिक बातें बताई गई है कि 22,000 ट्रेनिंग के टाइम पे आपको स्टाइफन के रूप में मिलेगा, और पूरा यहाँ पे TADA सब जोड़ जाड़ के आप देख सकते हैं कि 22,000 से लेकर 60,000 तक जाएगा। जनरली सारा पे वगैरह सब जोड़ जाड़ के जो है ना आपका 40 प्लस सैलरी जो है आप सभी को यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सैलरी के मामले में भी सही है। इसके बाद बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो होगी, इसमें 2 स्टेज में आपका सिलेक्शन होगी। पहला स्टेज जो होने वाला है आप सभी के लिए, वो होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन, CBT एग्जामिनेशन होगा, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। कितने मार्क्स का होगा, क्या होगा, वो बताएंगे अभी आप लोगों को। तो पहला स्टेज हो गया ये, और जो भी कैंडिडेट इसमें अच्छा स्कोर कर लेगा, CBT के मार्क्स के स्कोर के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा कैंडिडेट को स्किल टेस्ट के लिए। ठीक है, तो अब चलिए अब थोड़ा सा यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस को आप सभी को अच्छे से बेहतर ढंग से बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन टेस्ट एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, सारी बातें यहाँ पे लिखी गई है, लेकिन हमने सब कुछ को पढ़ लिया है, तो यहाँ पे थोड़ा सा समझने में आप सभी को हो सकता है कंफ्यूजिंग लगे, इस वजह से चलिए मैं आप सभी को बोर्ड पर लेकर चलता हूँ और यहाँ पर आप सभी को बेहतर ढंग से समझा देता हूँ चीज़ों को। देखिए साथियों, टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेगा इस एग्जामिनेशंस में, वो आपको टोटल 100 नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। ठीक है, ईच क्वेश्चन जो है वो कैरी करेगा 2 मार्क्स। ईच क्वेश्चन कैरी करेगा कितना, 2 मार्क्स है, यानी कि एग्जामिनेशन जो होगा टोटल कितने मार्क्स का एग्जामिनेशन हो जाएगा, उस हिसाब से 200 मार्क्स का एग्जामिनेशन होगा। कितने मार्क्स का, 200 मार्क्स का एग्जामिनेशन होगा। अब 100 मार्क्स, 100 टोटल MCQ क्वेश्चंस रहेंगे। 100 क्वेश्चंस में से
जो टेक्निकल के क्वेश्चंस रहेंगे, टेक्निकल या फिर कह लीजिए साइंस केमिस्ट्री के क्वेश्चंस जो रहेंगे वो आपको देखने को मिलेगा 80 क्वेश्चन, ठीक है। 80 क्वेश्चन जो है आपका डोमेन नॉलेज रिलेटेड, कह लीजिए डोमेन नॉलेज रिलेटेड रहेगा, ठीक है। और 20 क्वेश्चन जो रहेगा वो आपका रहेगा आप नॉन टेक्निकल सेक्शंस का। कौन से सेक्शन? नॉन टेक्निकल सेक्शंस में आपका मैथ्स आ जाता है, रीजनिंग आ जाता है, जनरल अवेयरनेस आ जाता है। ये सभी सेक्शंस को जोड़ करके 20 क्वेश्चंस रहेंगे। तो इस हिसाब से 100 क्वेश्चंस आप सभी के लिए हो गए। ईच क्वेश्चंस 2 मार्क्स अगर कैरी करता है तो यहां पर 160 मार्क्स के आपका टेक्निकल के रहेंगे और यहां पे 40 मार्क्स का क्वेश्चन जो रहेगा वो आपका यहां पर जो है बेसिकली नॉन टेक्निकल सेक्शंस का रहेगा। तो इस हिसाब से टोटल 200 मार्क्स का एग्जामिनेशन होगा। अब बात कर लेते हैं कि इस एग्जामिनेशन में निगेटिव मार्किंग है या फिर नहीं है। तो जवाब है इस एग्जामिनेशन में निगेटिव मार्किंग है। लेकिन एक बात मैं बहुत ही आपको क्लियरिटी के साथ समझाना चाहता हूं कि निगेटिव मार्किंग है तो जरूर, लेकिन कितना निगेटिव मार्किंग है इस चीजों के बारे में ऑफिशियल नोटिफिकेशंस में नहीं बताई गई है। तो क्योंकि एक क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स कैरी कर रहा है, तो एक अनुमान मैं अभी लगा रहा हूं। जनरली हर पीएसयूज में ऐसा ही होता है, जहां पर कि एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स दिए जाते हैं, वहां पर जो निगेटिव मार्किंग होती है वो 0.25 मार्क्स का निगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है। 0.25 का निगेटिव मार्किंग होती है, या नहीं तो रेयरली जो है 0.25 मार्क्स का निगेटिव होती है, ठीक है। तो अधिक पॉसिबिलिटी है 0.25 का निगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। फिर भी अभी क्लियरिटी नहीं है, नोटिफिकेशंस में ये बातें स्पष्ट रूप से नहीं बताई गई है। लेकिन कितने मार्क्स का निगेटिव होगा ये बातें नहीं बताई गई है, लेकिन ये जरूर बताई गई है कि निगेटिव मार्किंग है एग्जामिनेशन। तो इस बात को लेकर के चलना है मन में, ठीक है। अब जो भी स्टूडेंट सीबीटी एग्जामिनेशंस दे देगा, ये हमने सीबीटी एग्जामिनेशंस का एग्जामिनेशंस पैटर्न को आप सभी को बताया। अब जो कैंडिडेट सीबीटी एग्जामिनेशंस को दे देगा वो कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए। अब स्किल टेस्ट कैसे होंगे इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। स्किल टेस्ट जो होगा यहां पर एक ये जो टेस्ट है ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, ठीक है। और ध्यान से सुनिएगा, यहां पर जैसे कि एक बेसिकली टोटल जो है यहां पर एक पोस्ट के लिए जो है टोटल 7 कैंडिडेट को बुलाए जाएंगे एसपीपीटी टेस्ट देने के लिए, यानी कि 1:7 के रेशियो में कैंडिडेट आएंगे एसपीपीटी टेस्ट, सॉरी एसपीपीटी नहीं स्किल टेस्ट बोल लेते हैं, एसपीपीटी टेस्ट को ही बेसिकली स्किल टेस्ट भी बोला जाता है। आईओसीएल में जब होती है स्किल टेस्ट तो वहां पर एसपीपीटी टेस्ट बोलते हैं बेसिकली, इसीलिए अभी मुंह में आ गया ऐसा। तो बेसिकली यहाँ पे स्किल टेस्ट के लिए जो है जितने भी पोस्ट हैं उसके 7 टाइम्स कैंडिडेट को बुलाए जाएंगे बेसिकली स्किल टेस्ट के लिए, क्योंकि एक पोस्ट के लिए 7 लोग आएंगे। तो टोटल 188 वैकेंसीज है और 7 टाइम्स कैंडिडेट आएंगे, तो टोटल जो है 1316 नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है आएंगे एग्जामिनेशंस को देने के लिए, सॉरी स्किल टेस्ट को देने के लिए। एग्जामिनेशंस तो बहुत सारे कैंडिडेट देंगे, ठीक है। और उस हिसाब से एग्जामिनेशंस का सिटी जो है अभी 2-3 ही रखी गई है, मुंबई और कुछ आसपास नागपुर है, मुंबई है। और बताया गया है कि आरसीएफएल को ये राइट है कि अगर ज़्यादा नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हो जाते हैं, फॉर्म भरे जाते हैं, तो हम लोग एग्जामिनेशन सेंटर को बढ़ा भी सकते हैं। एग्जामिनेशंस जो होगी सीबीटी एग्जामिनेशंस ये 3 लैंग्वेज में होगी। मराठी लैंग्वेज में होगी, दूसरा इंग्लिश में होगी और तीसरा हिंदी में होगी। तो कोई भी स्टूडेंट जो है ऑल इंडिया का कोई भी स्टूडेंट इस एग्जामिनेशंस के फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। तो आई होप आपको ये एग्जामिनेशंस के बारे में पूरा कंप्लीट रूप से ये बातें यहां तक सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह सब समझ में आ गई होगी, ठीक है। कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहां तक समझ में आ गई होगी। तो हमने यहां पर एग्जामिनेशंस पैटर्न को भी डिस्कशन कर लिया। अब थोड़ा सा यहां पर और आगे बढ़ लेते हैं। ऑनलाइन टेस्ट होगा ये सब बता ही दिया है हमने, ठीक है। और SC ST कैंडिडेट को जो है बेसिक बातें सब यहाँ पे इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शंस के फॉर्म में बताई गई है। इसके बाद फॉर्म फिलअप करने के लिए है स्किल टेस्ट के लिए जो हमने आपको बताया है कि 1:7 के कैंडिडेट के रेशियो में कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। जो कैंडिडेट सीबीटी एग्जामिनेशंस में निगेटिव मार्क्स स्कोर करेंगे या सीबीटी एग्जामिनेशंस में 0 मार्क्स स्कोर कर लेंगे, वो कैंडिडेट को स्किल टेस्ट के लिए नहीं बुलाया जाएगा। ये सब बातें लिखी गई है। ये जो जॉब है ना बेसिकली ये ग्रुप C लेवल का जॉब है, इस बात को याद रखिएगा। इसके बाद सभी बातें आपको जो है एडमिट कार्ड में लिखी हुई मिलेगी ही। ऑनलाइन टेस्ट जो होगा ये 100% राउंडेड ऑफ रहेगा अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक। स्किल टेस्ट जो है ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, ये याद रखिएगा।
ठीक है। इसके बाद फॉर ऑपरेटर ट्रेनिंग केमिकल के पोस्ट के लिए हाईएस्ट जो परसेंटेज मार्क्स है एसएससी एग्जामिनेशंस में, डेट ऑफ बर्थ, ये सब चीज़ें बेसिकली है आपका। प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशंस होगा, फिर कैसे अप्लाई करते हैं, ये सभी बातें दी गई है। तो इस ऑफिशियल नोटिफिकेशंस को आप सभी लोग आरसीएफएल के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करके देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब हम लोग समझते हैं कि इस एग्जामिनेशंस की तैयारी कैसे करनी चाहिए। तो आपको एक बात की क्लियरिटी तो मिल गई है कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आएंगे। डोमेन नॉलेज रिलेटेड से जो है टेक्निकल और साइंस यानी कि केमिस्ट्री के क्वेश्चन जो है आप सभी को देखने को मिलेंगे और इसका वेटेज ज़्यादा रहने वाली है। तो जो है बेसिकली, और चूंकि एक ही पोस्ट के लिए 2 एजुकेशन क्वालिफिकेशंस वाले कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं, डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियर वाले कैंडिडेट और बीएससी इन केमिस्ट्री वाले कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। इसीलिए पेपर जो बनेगा वो यूनिवर्सल पेपर बनेगा, मतलब ऐसा पेपर जो कि केमिकल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट भी सॉल्व कर सकें और बीएससी केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट भी उस पेपर को सॉल्व कर सकें। तो ये मैं आप सभी को पूरा कंप्लीट रूप से आरसीएफएल के ऑनलाइन पेड बैच में आप सभी को मैं पढ़ा रहा हूं। अगर आप सभी लोग प्रिपरेशन करना चाहते हैं बेहतर ढंग से तो आप सभी लोग जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कहां पर? एसके ट्यूटोरियल ऐप पर। आपको सिंपल में क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है एसके ट्यूटोरियल ऐप को और ऐप में लॉगिन करके आप सभी लोग बैच में इनरोलमेंट ले सकते हैं। आरसीएफएल एग्जामिनेशंस 2026 के लिए आज चूंकि ये नोटिफिकेशंस को रिलीज की गई है और आज से ही आप सभी लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आज डेट क्या है मैं बता देता हूं। ये है बेसिकली 11 अप्रैल है, आज अप्रैल 2026 है। कब तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं? तो इसको अप्लाई कर सकते हैं 27 अप्रैल 2026 तक फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और आज वैकेंसी आई है, आज ही हमने बैच को भी लॉन्च कर दिया है आप सभी के लिए और आज से ही आप सभी लोग प्रिपरेशन की शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि जनरली ये सभी जो वैकेंसी जाती है इसके लिए आपको 30 से 45 डेज मैक्सिमम 60 डेज का ही टाइम मिलता है। तो इसीलिए अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए और प्रिपरेशन की शुरुआत कर सकते हैं। आरसीएफएल 2026 का बैच जो है हमारे एसके ट्यूटोरियल ऐप पर अवेलेबल है। ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है और ऐप में लॉगिन करके आप सभी लोग इस बैच में इनरोलमेंट ले सकते हैं और बेहतर ढंग से प्रिपरेशन की शुरुआत कर सकते हैं। साथ ही साथ साथियों, अगर आपको कोई भी बैच से संबंधित इंक्वायरी करना है तो आप सभी लोग जो है हमारे एडमिशन हेल्पलाइन नंबर 7903200795 पे कॉल करके जानकारी भी ले सकते हैं। हमारी टीम बैच से संबंधित जो भी आपके क्वेश्चन, कंफ्यूजन, डाउट रहेंगे, जो भी दुख तकलीफ रहेंगे, सब कुछ का समाधान जो है यहाँ पर मिल जाएगी आप सभी को हमारी टीम के द्वारा। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई। चलिए, अब आप सभी के लिए एक और बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है कि जो कैंडिडेट बेसिकली बीएससी किए हुए हैं केमिस्ट्री से या फिर एमएससी किए हुए हैं केमिस्ट्री से या कर रहे हैं, या फिर डिप्लोमा बीई बीटेक या फिर बीई बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या फिर केमिकल इंजीनियरिंग से कर रहे हैं या कर चुके हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट बैच जो है वो है पीएसयू क्रैकर्स बैच। ये बैच आप ही लोगों के लिए बनाई गई है। ये बैच है क्या, थोड़ा सा मैं आप सभी को बताना चाहूंगा बहुत ही ब्रीफ में। ये बैच आप सभी लोगों के लिए बनाई गई है। ये बैच जो है आती है आप सभी लोगों के लिए अनलिमिटेड वैलिडिटी के साथ, मतलब एक बार इस बैच में इनरोलमेंट ले लेते हैं तो इस बैच की वैलिडिटी जो है आपका अनलिमिटेड रहती है या फिर टिल योर सिलेक्शन रहती है, यानी कि जब तक आपको जॉब नहीं लगेगा तब तक इस बैच की वैलिडिटी जो है वो एक्टिव रहेगी। जिस दिन आप कहेंगे सर मेरा इस पीएसयू में सिलेक्शंस हो गया है, उस दिन जो है आपका बैच का सब्सक्रिप्शंस को इंड की जाएगी। तो यानी कि एक बार बैच ले लिए तो आपको वैलिडिटी की नो टेंशन, पहला बात। दूसरा बात जो है, इस बैच में आपको कंप्लीट एंड डिटेल में सिलेबस को पढ़ाया जाता है। और कंप्लीट एंड डिटेल का मतलब क्या है कि इसी बैच से आप जो है, एक ही बैच से आप टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों का प्रिपरेशन जो कर सकते हैं आप। आपको ये बैच लेने के बाद कोई दूसरा बैच कहीं से खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो आप एक ही बैच से पूरा कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये बातें हो गई दूसरा पॉइंट। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये इस बैच की खासियत क्या है कि ये बैच में चूंकि डिटेल में पढ़ाई जाती है और इस तरह से पढ़ाई जाती है कि सारे पीएसयू एग्जामिनेशंस के सिलेबस जो है वो कवर हो और सारे पीएसयू एग्जामिनेशंस के पीवाईक्यू को भी आप सभी को सॉल्व करा दूं, ताकि आप प्रिपरेशन उस लेवल का कर सकें कि आप डिजर्विंग कैंडिडेट बन सके।
तो जब मैं आप सभी को डिटेल में पढ़ाता हूं तो आप सभी का जो है एक ही बैच से बहुत सारे पीएसयू का सिलेबस कवर हो जाती है। तो यानी कि एक ही बैच के प्रिपरेशन से आप इंडिया का कोई भी पीएसयू एग्जामिनेशंस को दे सकते हैं। आईओसीएल, एचपीसीएल, बीपीसीएल, सेल, भेल, गेल, एनएफएल, आरसीएफएल, जितने भी पीएसयूज हैं जिसमें भी वैकेंसीज आएगी, ये सभी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बेसिस पे आप सभी लोग उस एग्जामिनेशंस को दे सकते हैं। क्लियर हो गई बातें? तो ये सभी है पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस बैच से संबंधित है। क्योंकि ये बैच आती है अनलिमिटेड वैलिडिटी के साथ, इसीलिए इस बैच की थोड़ी सी कॉस्ट जो है वो हाई है। तो सभी कैंडिडेट अगर अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, जिनके लिए अफोर्डेबल है वो ले सकते हैं, और जिनके लिए ये अफोर्ड करना मुश्किल है वो उनके लिए एक बहुत अच्छी फैसिलिटी है। आप इसमें जो है बेसिकली पार्ट वाइज पेमेंट करके भी एडमिशंस ले सकते हैं, यानी कि कह सकते हैं पार्ट वाइज पेमेंट करने की भी सुविधा है इस बैच के अंदर। तो आप 50% पेमेंट करके इस बैच में इनरोलमेंट ले सकते हैं और 50% रिमेनिंग पेमेंट जो है आप पार्ट वाइज मंथली करके पेमेंट कर सकते हैं ये पीएसयू का कैश बैच में जुड़ने के लिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं इतना फी को अफोर्ड ही नहीं कर पाऊंगा, मेरा बजट कम है, तो आपके लिए एक और बैच है, वो है पीएसयू टारगेट बैच। वो सस्ते में आ जाती है, बस उसका वैलिडिटी जो रहेगी वो सिर्फ 1 ईयर की रहेगी और रिमेनिंग चीजें जो रहेगी सेम रहेगी। तो वैलिडिटी को लेकर रेस्ट्रिक्शंस रहेगा 1 ईयर का सिर्फ, इसमें वैलिडिटी को लेकर के नो टेंशन। ठीक है, तो आप जो है पूरा इंक्वायरी लेना चाहते हैं तो आप जो है हमारे एडमिशन हेल्पलाइन नंबर 7903200795 पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। हमारी टीम आपको बैच से रिलेटेड जो भी आपको बेसिकली कन्फ्यूजन्स होंगे, जो भी डाउट रहेंगे, उसको बहुत ही बेहतर ढंग से क्लियर कर देगी और आप सभी को समझ में आ पाएगा कि आपके लिए कौन सा बेहतर बैच है और कौन से बैच में आपको इनरोलमेंट ले लेनी चाहिए। तो आई होप आपको ये वीडियोस जो है पसंद आया होगा, और ये लेटेस्ट अपडेट जो आप सभी लोगों ने देखा है आरसीएफएल एग्जामिनेशंस के नोटिफिकेशंस के बारे में, ये भी बातें आप सभी को समझ में आ गई होगी, एग्जामिनेशंस पैटर्न वगैरह सब समझ में आ गई होगी। ठीक है, अपकमिंग डेज में हम सभी लोग आरसीएफएल एग्जामिनेशंस के प्रिपरेशन से रिलेटेड और भी वीडियोस को देखने वाले हैं, इसीलिए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा फॉर मोर वीडियोस नोटिफिकेशंस को पाने के लिए। तो इसी विचार के साथ रखते हैं आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलेंगे आप सभी से बहुत जल्द ही अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।